आइए बात करने जा रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर की, और वो खबर यह है कि अमेरिका की हालत हो गई है कि तालिबान से घिरे और आईएसआईएस पर अटके। जी हां, सोचिए जरा, जहां अमेरिका 20 साल पहले खड़ा था, आज भी अमेरिका वहीं खड़ा है। बाइडेन की जो हालत है उससे आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका 1 इंच आगे नहीं बढ़ पाया इन 20 सालों में। अलकायदा को खत्म करने आया था, तालिबान के हाथों हुकूमत सौंप के, और आईएसआईएस ने जो किया है कल, वो सबको डरा और चौंका रहा है। इसके बाद आपको बताएं कि बाइडेन चारों तरफ से घिर गए हैं, दुनिया का दबाव उनके ऊपर है, और कल बाइडेन भावुक हो गए क्योंकि 13 अमेरिका के जवान शहीद हुए हैं और 170 लोग कुल मारे गए हैं काबुल एयरपोर्ट पर। देखिए जरा रिपोर्ट। अफगानिस्तान में बाइडेन का फ्लॉप शो। आतंक के जाल में फंस गया सुपर पावर। दुनिया का बाहुबली अमेरिका आतंकियों के सामने ऐसे लड़खड़ा जाएगा, घुटनों पर आ जाएगा, शायद ही किसी ने सोचा हो। जो बाइडेन ने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि तालिबान से निकलने की इतनी बड़ी कीमत चुकानी होगी। इस हमले में अमेरिका ने अपने 13 जवान खो दिए। We lost. We have some sense, like many of you do, what the families of these brave heroes are feeling today. You get this feeling like you're being sucked into a black hole in the middle of your chest. There's no way out. अफगानिस्तान को उसके हाल पर छोड़कर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वापसी की तारीख तो पक्की कर दी, लेकिन क्या वाकई बाइडेन के पास सेना की वापसी का कोई एग्जिट प्लान था? जो बाइडेन जानते थे कि तालिबान अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेगा, ठीक वैसे ही उन्हें पता था कि आईएसआईएस हमला कर सकता है। They're real and significant challenges that we also have to take into consideration. The longer we stay, starting with the acute and growing risk of an attack by a terrorist group known as ISIS-K, an ISIS affiliate in Afghanistan. और जो बाइडेन अब पूरी दुनिया के निशाने पर हैं। न सिर्फ दुनिया के बड़े बड़े लोग जो बाइडेन पर निशाना साध रहे हैं, बल्कि अखबार, मीडिया के टारगेट पर है जो बाइडेन। आपको बताने जा रहे हैं, पहले अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा और काबुल में बड़े धमाके के बाद पूरी दुनिया में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की आलोचना हो रही है। दुनिया का मीडिया ऐसे हालात के लिए बाइडेन को सीधे सीधे जिम्मेदार ठहरा रहा है। आपको एक एक कर मैं बताने जा रहा हूं। देखिए, कल रात धमाका हुआ, उसके बाद जो सुबह अखबार छपे उसमें बाइडेन के बारे में क्या लिखा था। देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या लिखा। जो बाइडेन लगातार कहते रहे कि एक भी सैनिक नहीं मारा जाएगा। उन्हें यकीन था कि सेना को वापस बुलाने से अमेरिका को फायदा होगा, लेकिन काबुल में अमेरिका के 13 सैनिक मारे गए। 18 महीने में पहली बार सैनिकों पर हमला हुआ। यह बाइडेन के गलत फैसले का नतीजा है। हमारे चीफ कमांडर एक्शन से बहुत दूर हैं और पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। यह न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा। अखबार खुला 24 घंटे से पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल में क्या लिखा था बाइडेन के बारे में। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा, यह बाइडेन के राष्ट्रपति शासन का सबसे बुरा दिन है। बाइडेन की विदेश नीति को सीधे तौर पर बदलने की जरूरत है, रिप्लेस करने की जरूरत है। यह लिखा था वॉल स्ट्रीट जर्नल में। और इतना ही नहीं, सारे अखबार बाइडेन की निंदा से पटे थे। द हिल ने लिखा, अफगानिस्तान डिजास्टर के बाद इस पर सवाल उठते हैं कि बाइडेन की रेड लाइन आखिर कहां है। बाइडेन कह चुके हैं कि उन्हें अपने फैसले पर पछतावा नहीं है, मगर शायद मन ही मन वो सोच रहे होंगे कि कहीं उनका ये जुआ भारी न पड़ जाए। बाइडेन पर यह हमला था। इतना ही नहीं, द गार्डियन ने क्या लिखा, आप देखिए जरा। द गार्डियन ने लिखा, अलकायदा फिर पनपा तो अमेरिकी जनता माफ नहीं करेगी।
ब्रिटिश न्यूज़पेपर द गार्डियन ने लिखा कि अफगानिस्तान को जो बाइडेन की हार के तौर पर देखा जाएगा। बाइडेन को लगा था कि अफगानिस्तान से वापसी पर उन्हें क्रेडिट मिलेगा, उन्हें श्रेय मिलेगा। अभी तक तो ये रोड़ा ही नजर आ रहा है। ये बाइडेन की हार है और उन्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। ये उन्हें लंबे समय तक सताएगी। इतना ही नहीं, सारे अखबार और न्यूज चैनल बाइडेन की आलोचना से भरे हुए थे। सीएनएन क्या कह रहा है? सीएनएन ने कहा अफगानिस्तान बाइडेन के लिए एक पॉलिटिकल डिजास्टर है। सीएनएन ने लिखा कि अफगानिस्तान में अमेरिका की हार है, यह उनकी प्रेसिडेंसी को आगे भी हिलाएगी, उनकी विरासत पर एक धब्बा होगी। बाइडेन के लिए ये शब्द सीएनएन के लिए थे। आइए अब आपको सुनवाते हैं। सिर्फ बाइडेन ही नहीं, बाइडेन के अलावा रिपब्लिकन के सीनेटर यानी डोनाल्ड ट्रंप के जो सीनेटर और सांसद हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो बाइडेन ने इतनी बड़ी गलती की है, इतना बड़ा डिजास्टर है, इतना बड़ा नुकसान है कि कई मुल्कों के पास, कई देशों के पास इतने हथियार नहीं होंगे। इतने हथियार तालिबान अमेरिका के लूट चुका है। सोचिए जरा, दुनिया में देशों के पास वो हथियार, वो हेलीकॉप्टर, वो गोला बारूद नहीं होगा जो आज तालिबान लूट चुका है। सुनिए जरा ट्रंप के इस नेता को। That due to the negligence of this administration, the Taliban now has access to over $85 billion worth of American military equipment. That includes 75,000 vehicles, over 200 airplanes and helicopters, over 600,000 small arms and light weapons. The Taliban now has more Black Hawk helicopters than 85% of the countries in the world. But they don't just have weapons. They also have night vision goggles, body armor, medical supplies, and unfathomable to me and so many others is that the Taliban now has biometric devices. तो आप सुन रहे थे जिम बैंक्स को, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के सांसद हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप भी जो बाइडेन को बख्शने के मूड में नहीं है। पहले दिन से हमला कर रहे हैं और काबुल एयरपोर्ट के बाद तो और ज्यादा वो हमलावर हो गए। जो बाइडेन को पर क्या कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी को लेकर बाइडेन लगातार निशाने पर है। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी को लेकर डोनाल्ड ट्रंप लगातार हमलावर है। तालिबान ने जब अफगानिस्तान पर कब्जा किया तो ट्रंप इसे बाइडेन का सरेंडर कह रहे थे और राष्ट्रपति जो बाइडेन अपनी इस गलती के लिए माफी मांगने की मांग कर रहे थे ट्रंप उनसे। एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडेन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले के बाद कहा, हमारी संवेदनाएं उन निर्दोष नागरिकों के परिवारों के साथ हैं जो काबुल हमले में मारे गए। इस त्रासदी को कभी नहीं होने देना चाहिए था, इसे रोका जाना चाहिए था। यह हमारे दुख को और ज्यादा गहरा बनाता है। अगर मैं आपका राष्ट्रपति होता, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, अगर मैं आपका राष्ट्रपति होता तो यह हमला कभी नहीं होता। यह शब्द डोनाल्ड ट्रंप के हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि क्या अमेरिका अब बदला लेने की स्थिति में है, क्योंकि चारों तरफ से हमले हो रहे हैं। क्या अमेरिका का बदलापुर संभव होगा? क्योंकि इस हमले के बाद जो बाइडेन ने सीधे सीधे चैलेंज किया है और बहुत फिल्मी अंदाज में उन्होंने कहा है, न भूलेंगे और न माफ करेंगे। सुनिए जरा जो बाइडेन को। To those who carried out this attack, as well as anyone who wishes America harm, know this: we will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. We will not be deterred by terrorists. We will not let them stop our mission. We will continue the evacuation. I've also ordered my commanders to develop operational plans to strike ISIS-K assets, leadership, and facilities. We will respond with force and precision at our time, at the place we choose, in a moment of our choosing. बाइडेन ने बहुत फिल्मी तरीके से कहा कि अब वक्त भी हम तय करेंगे और जगह भी हम तय करेंगे। अमेरिका दरअसल अपने दुश्मन को बख्शता नहीं है। आइए आपको इतिहास के पन्नों में दिखाते हैं। यह सच है कि अमेरिका अपने दुश्मनों को आसानी से नहीं छोड़ता। आपको याद होगा उसामा बिन लादेन या फिर सद्दाम हुसैन। अमेरिका ने जब तक बदला नहीं ले लिया तब तक वो चैन से नहीं बैठता। उसामा बिन लादेन ने सुपर पावर को घर में घुसकर चुनौती दी थी, आपको याद होगा। 9/11 हमले ने पूरी दुनिया को हिला दिया था। इसके बाद
अमेरिका ने अपने दुश्मन नंबर 1 को पाकिस्तान में घुसकर मार गिराया। तब बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति थे। इराक के तानाशाह, आपको याद होगा, राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को तेल के कुएं हथियाने की सनक भारी पड़ी। अमेरिका और ब्रिटेन ने इराक पर विनाश के हथियार होने का आरोप लगाया था। जंग के बाद अमेरिकी सेना ने सद्दाम हुसैन को एक गुफा से पकड़ा और 30 दिसंबर 2006 को सद्दाम हुसैन को फांसी पर लटका दिया। आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट के चीफ बगदादी को भी अमेरिका ने नहीं छोड़ा। कई बार उसके मारे जाने की अफवाह सामने आई थी, लेकिन ट्रंप के ऐलान के बाद उस पर मुहर लग गई। ईरान का सबसे शक्तिशाली कमांडर, आपको याद होगा, और खुफिया प्रमुख कासिम सुलेमानी को अमेरिका अपना दुश्मन मानता था। 30 जनवरी 2020 को सुलेमानी की हत्या कर दी गई। अमेरिका ने कहा कि सुलेमानी अमेरिकी प्रतिष्ठानों और राजनयिकों पर हमला करने की साजिश रच रहा था। अब सवाल ये, क्या अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन काबुल हमले का बदला लेंगे? क्या इस काबुल एयरपोर्ट का बदला अमेरिका आईसिस खुरासान के चीफ असलम फारूकी और हमले में शामिल दोषियों का यही हाल करेगा अमेरिका? बड़ा सवाल यह है। आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, आखिर उस सुइसाइड बॉम्बर से मैं आपको तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं जिसने इस हमले को अंजाम दिया। यह है वो सुइसाइड बॉम्बर। तस्वीर जरा देखिए, आईसिस ने इसे जारी किया। इसी शख्स ने, जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं हाथ में बंदूक लिए, इसने खुद के बदन पर बारूद लगाया, आत्मघाती बना, काबुल एयरपोर्ट पर पहुंचा और खुद को उड़ा लिया। इसका नाम है अब्दुल रहमान, इसका नाम है रहमान लोगारी, अब्दुल रहमान लोगारी। लोगार आपको बताएं अफगानिस्तान में एक प्रांत है और पश्तून है ये लोग, और ये आईसिस का आतंकी निकला। ये तो था मोहरा, लेकिन आपको बताने जा रहा हूं अमेरिका को बदला किससे लेना है। अमेरिका को बदला लेना है असलम फारूकी से। असलम फारूकी आईसिस खुरासान का आतंकी है। जैसे उसामा को मारा, सद्दाम से बदला लिया, या कासिम सुलेमानी से बदला लिया, अमेरिका का दुश्मन नंबर 1 है असलम फारूकी। आइए आपको बताते हैं असलम फारूकी के बारे में कि जो अब अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन है। कौन है असलम फारूकी? जरा ध्यान से समझिए। आईसिस के, यानी आईसिस खुरासान का चीफ है ये असलम फारूकी, जिसे आप देख रहे हैं। असलम फारूकी पाकिस्तान का नागरिक है। ये अफगानिस्तान की जेल में बंद था। फारूकी दूसरे आतंकियों की तरह जेल से रिहा करा गया। सोचिए जरा, तालिबान ने 2000 से ज्यादा आतंकी छोड़े और काबुल गुरुद्वारा ब्लास्ट में फारूकी का हाथ था। इस धमाके में 27 लोगों की मौत हो गई थी। नंगरहार से फारूकी की गिरफ्तारी हुई थी और पूछताछ में आईसिस के का पाकिस्तान कनेक्शन इसने कबूला था। बताया कि आईसिस के की जड़ें पाकिस्तान के रावलपिंडी में है और पूछताछ में लश्कर से भी रिश्ते कबूल किए थे। आईसिस के से पहले तहरीक तालिबान से जुड़ा था। अबू उमर खुरासानी के बाद आईसिस के का चीफ बना ये। आइए अब आपको दिखाने जा रहा हूं मैं कि अमरुल्लाह सालेह को आप जानते हैं। अमरुल्लाह सालेह वो नाम जो पूरी दुनिया में पहचाना जाता है, जिसने तालिबान से अकेले लोहा लिया है। अमरुल्लाह सालेह ने इस हमले के बाद क्या ट्वीट किया, देखिए जरा। अमरुल्लाह सालेह लिख रहे हैं, इनको आप पहचान रहे हैं, ये है अमरुल्लाह सालेह जो पंजशीर में तालिबान से लड़ने के लिए तैयार है। इन्होंने ट्वीट किया, आईएस खुरासान यानी आईसिस खुरासान की जड़ें तालिबान हक्कानी नेटवर्क से जुड़ी हुई हैं, यानी तालिबान से जुड़ी है आईएसके की तार। आईएस ये नेटवर्क अभी काबुल में सक्रिय है, यानी खुरासान काबुल में तालिबानी आईसिस के साथ संबंधों को खारिज करता रहा है। तालिबान कह रहा है मेरे कोई रिश्ते नहीं। ये उसी तरह से है जैसे पाक क्वेटा शूरा से इनकार करता रहा। आपको बताएं तालिबान ने आका पाकिस्तान से अच्छी सीख ली है। क्वेटा शूरा जब 2001 में अमेरिका जब 2001 में अफगानिस्तान में घुसा तो तालिबान के जो आतंकी थे वो पाकिस्तान भाग गए। पाकिस्तान में उन्होंने क्वेटा शूरा बनाया। ये सारे मुल्ला ब्रदर और मुल्ला उमर ये सब पाकिस्तान में थे और क्वेटा शूरा के नाम से ये पाकिस्तान को पता था। साले उसी पर निशाना साध रहे हैं, उसी तरह पाकिस्तान इसे नकार रहा है। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं कि आखिर अब आपको दिखाने जा रहा हूं कि खुरासान की बात हो रही है। खुरासान कहां पर है ये नक्शा अगर आपने देख लिया तो आपको आईएस खुरासान की पूरे जानकारी हो जाएगी। ये अफगानिस्तान का नक्शा आप देख रहे हैं और इस अफगानिस्तान के नक्शे में ये जो आप देख रहे हैं नीचे, ये जो आप देख रहे हैं ये खुरासान प्रांत है। और आईएस जो संगठन है, आईसिस जो संगठन है वो तो सीरिया का था, इस्लामिक स्टेट ऑफ सीरिया एंड इराक। लेकिन जब वो बाकी दुनिया में फैला
तो अपने इलाकों के नाम लिख लिए आगे, यानी आईसिस के मतलब आईसिस खुरासान, आईसिस केपी यानी उसमें पाकिस्तान का नाम जुड़ जाता है। तो ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये है खुरासान। लेकिन आइए मैं आपको बताता हूं कि आईसिस के क्या है, ये खुरासान भला क्या है, ये भी जान लीजिए। आईसिस खुरासान दरअसल मैं आपको बताऊं 2015 में इसकी स्थापना हुई आईसिस के की, और सबसे ज्यादा खतरनाक मॉड्यूल माना जाता है ये। खुरासान एक प्राचीन स्थान का नाम है जो मैंने आपको बताया, अफगानिस्तान सीरिया के बीच में मौजूद है। अलकायदा से जुड़े लोग इसमें शामिल हैं, 4000 से ज्यादा लड़ाके इसके सदस्य हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में सक्रिय है, पाक तालिबान लड़ाके भी इसके सदस्य हैं। सीरिया उज्बेकिस्तान के आतंकी भी इसमें शामिल हैं, और साथ ही साथ हक्कानी नेटवर्क से इसका सीधा संबंध है। असलम फारूकी इसका चीफ है, जो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई पाकिस्तान का रहने वाला है असलम फारूकी, और कई बड़े आतंकी हमलों में शामिल रहा है असलम फारूकी। आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं, जो बाइडेन से एक सवाल पूछा पत्रकार ने काबुल हमले के बाद। पत्रकार वार्ता में जो बाइडेन पहुंचे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा इस हमले के बाद क्या जो बाइडेन और ज्यादा अमेरिकी सेना अफगानिस्तान में भेजेंगे। इस पर क्या कह रहे हैं बाइडेन, सुनिए जरा। You have said leaving Afghanistan is in the national interest of the United States. After today's attack, do you believe you will authorize additional forces to respond to that attack inside Afghanistan? And are you prepared to add additional forces to protect those Americans who remain on the ground carrying out the evacuation operation? I've instructed the military, whatever they need, if they need additional force, I will grant it. But the military, from the chairman of the Joint Chiefs, the commanders in the field, have all contacted me one way or another, usually by letter, saying they subscribe to the mission as designed. तो जो बाइडेन ने इस पर कहा कि वो कमांडर से बात कर रहे हैं और अगर जरूरत होगी तो सेना अफगानिस्तान में भेजी जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या बाइडेन अमेरिका आईसिस पर हमला करेगा, और इस तरह का हमला तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। अमेरिका ने दरअसल आईसिस पर एक अटैक किया था, मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स, यानी दुनिया का सबसे बड़ा बम जो था वो आईसिस पर अमेरिका ने फेंका था। और कुछ ऐसी स्थिति थी, इतना भयानक वो धमाका था कि जमीन में कई फीट नीचे तक गड्ढा हो गया था। उस धमाके के बाद आईसिस को निशाना बनाया था और आईसिस के बहुत से आतंकी मर गए थे। ये देखिए, क्या इसी तरह का हमला अमेरिका करेगा आईसिस पर? आइए अब आपको बताने जा रहे हैं, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इसी तरह का अटैक क्या अमेरिका करने की स्थिति में है? क्या मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स फिर से अमेरिका मार सकता है? क्या है ये मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स? इसका हिंदी अनुवाद आप समझें तो सारे बमों की मां। MOAB, यानी MOAB में कैसे काम करता है ये मैं दिखाऊं, उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि आखिर ये है क्या MOAB। MOAB दरअसल मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स है। ये कैसे काम करता है देखिए जरा। MOAB जालीदार पंख होते हैं इसमें, जो हवा में इसका वजन कंट्रोल करते हैं, यानी हवा में ये उड़ता है और इसके पंख इसका वजन काबू में करते हैं। इसे केवल बड़े बड़े विमानों से गिराया जाता है, पहले लोकेशन ट्रेस की जाती है, उसके बाद वहां गिरा दिया जाता है। इसे पट्टी के आकार के एक स्टैंड पर रखा जाता है और उसके बाद गिराया जाता है। इसे मूव करेंगे जल्दी से। बम को पैराशूट की मदद से गिराया जाता है, यानी बाकायदा एक पैराशूट होगा जो ड्रॉप करेगा और उसके बाद वो नीचे जाकर जमीन पर गिरेगा। सैटेलाइट की मदद से भी इसे निर्देशित किया जाता है और जमीन से 6 फीट ऊपर धमाका होता है, यानी जमीन पर गिरने के बाद 6 फीट ऊपर तक यह धमाका होता है ताकि तबाही का दायरा ज्यादा से ज्यादा हो। और MOAB यानी मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स 30 फीट लंबा, सोचिए जरा, 10 फीट 10 फीट और 10 फीट 30 फीट लंबा और 40 इंच चौड़ा होता है। ये इतना बड़ा बॉम्ब है ये। हिरोशिमा आपको याद होगा, हिरोशिमा पर गिराए गए बम से ज्यादा वजन होता है इस मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स का। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि ये MOAB है क्या दरअसल, यानी ये जो बम है इसके बारे में भी जान लीजिए। पहली बार लोगों ने इसका नाम सुना है। क्या है MOAB? ये MOAB का मतलब है मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स। अमेरिका ने आईसिस के पर यह बॉम्ब गिराया था
और 2017 में राष्ट्रपति ट्रंप ने यह फैसला लिया था कि आईसिस को तबाह करना है, इसलिए एमओएबी गिराया जाए। आईसिस के सुरंगों पर, गुफाओं पर वहां टारगेट किया था राष्ट्रपति ट्रंप ने। टॉप कमांडर समेत बहुत सारे आतंकी इसमें मारे गए थे और यह नंगरहार में आईसिस के ने अपना ठिकाना बनाया था, उस जगह पर टारगेट किया गया था। यहीं से अमेरिकी अफगानी सेना पर हमले करते थे। इसे मैसिव ऑर्डिनेंस एयर ब्लास्ट बम भी कहते हैं और यह गैर परमाणु कैटेगरी में सबसे ज्यादा प्रभावी बम है। एमओएबी का वजन आपको अगर देखिए जरा तो 10,000 किलोग्राम से ज्यादा इसका वजन होता है। यानी आप ये समझिए कि छोटा मोटा बम नहीं, ये बहुत बड़ा बम होता है। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं क्या अमेरिका दोबारा ऐसा कर पाएगा, दोबारा एमओएबी फेंक पाएगा। बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिका बदला ले पाएगा। दरअसल डेडलाइन खत्म होने में अभी सिर्फ 4 दिन का वक्त बचा है अमेरिका के पास। जो कुछ अमेरिका को करना है 4 दिन में करना होगा। तो क्या अगले 4 दिन में कोई बड़ा अटैक, कोई बड़ी स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक अफगानिस्तान में होगी? 31 अगस्त तक सैनिक अमेरिका लौट जाएंगे और इसके बाद खुफिया जानकारी मिलने में अमेरिका को दिक्कत होगी। अफगानिस्तान में मददगारों से भी जानकारी मिलनी मुश्किल हो जाएगी। वैसे इस हमले ने अमेरिका को काबुल में रुकने का एक बहाना जरूर दे दिया है, लेकिन अब भी लोगों को सुरक्षित बाहर नहीं निकाला जा सका है और राष्ट्रपति बाइडेन पर अमेरिका सहित दुनिया भर का दबाव साफ साफ नजर आ रहा है। आइए अब आपको बताऊं, बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका ने 20 साल में क्या खोया, 20 साल में क्या पाया। जहां से शुरू किया था आज अमेरिका वहीं खड़ा है। सवाल सबसे बड़ा यही है, अमेरिका ने अफगानिस्तान में 2 दशक में और 20 साल में रहने के दौरान क्या हासिल किया। अमेरिका की अफगानिस्तान में एंट्री तब हुई थी जब अलकायदा आतंकियों ने सुपर पावर को सीधी सीधी चुनौती दी। 11 सितंबर का दिन आपको याद होगा, 2001। बहुत से लोग बहुत छोटे होंगे इस वक्त। 11 सितंबर 2001 यानी 9/11 अमेरिका में हुए आतंकी हमले ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। इस हमले में अमेरिका का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था और इस हमले में करीब 3,000 लोगों की मौत हो गई थी। 6,000 से ज्यादा लोग घायल हुए। उस समय जॉर्ज डब्ल्यू बुश अमेरिका के राष्ट्रपति थे। इसके बाद अमेरिका ने अलकायदा के खिलाफ जंग का ऐलान किया। बुश ने कहा था कि दोषियों को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। इस हमले के साजिशकर्ता ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए अमेरिका ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। अमेरिका ने बदले की कार्रवाई करते हुए 2 मई 2011 को पाकिस्तान के एबटाबाद में ओसामा को मार गिराया। हालांकि इसमें पूरे 10 साल लग गए। अमेरिका ने अलकायदा के ठिकानों पर अफगानिस्तान में भारी बमबारी की, अलकायदा का पूरा नेटवर्क तबाह कर दिया, तालिबान राज को खत्म किया। लेकिन अब 20 साल बाद जब अमेरिका के सैनिक अफगानिस्तान से लौट रहे हैं तो सवाल यह है कि अमेरिका को 20 सालों में मिला क्या। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने सैनिकों की वापसी के लिए 31 अगस्त की समय सीमा तय कर दी। इसके बाद एक बार फिर अफगानिस्तान 20 साल पुरानी वाली स्थिति में पहुंच गया है और अमेरिका की अफगानिस्तान में मौजूदगी के बीच तालिबान ने एक एक कर शहर पर कब्जा कर लिया, काबुल पर कब्जा हो गया और सुपर पावर सिर्फ देखता रह गया। तालिबान ने इसके बाद अमेरिका को धमकी भी देना शुरू कर दी। इसके बाद काबुल में हुए आतंकी हमले ने अमेरिका को एक बार फिर हिला दिया है। अमेरिका ने अफगानिस्तान को 2001 वाली स्थिति में पहुंचा दिया। यही नहीं, जिस आतंकवाद के खात्मे के लिए अमेरिका अफगानिस्तान में इतने साल रहा, आज वो फिर नए रूप में है। हकीकत यह है, आइए अब मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं। बाइडेन से सीधा सवाल पूछा गया। एक पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा कि आप यहां से जा रहे हैं बोरिया बिस्तर लेकर। पत्रकार ने पूछा, लेकिन क्या आज आपको अंदाजा है कल काबुल एयरपोर्ट पर धमाके के बाद कि आपने तालिबान पर भरोसा करके क्या बहुत बड़ी गलती की है? पत्रकार के सवाल पर क्या बोले जो बाइडेन, सुनिए। There's been some criticism, even from people in your party, about the dependence on the Taliban to secure the perimeter of the airport. Do you feel like there was a mistake made in that regard? No, I don't. Look, the fact is that we're in a situation, we inherited a situation, particularly since, as we all know, that the Afghan military collapsed 11 days before, in 11 days, that it is in the interest
of, as Mackenzie said, in the interest of the Taliban, that in fact ISIS-K does not metastasize beyond what it is, number one. And number two, it's in their interest that we are able to leave on time, on target, tightly commanded, regimented operation like the U.S. is, the military is, but they're acting in their interest. So it's not a matter of trust. आइए अब आपको बता रहे हैं कि आखिर सवाल यही है, बाइडेन तो चले गए, अमेरिका ने बोरिया बिस्तर पैक कर लिया, लेकिन अफगानिस्तान कहां खड़ा है? अमेरिका 20 साल में वहीं खड़ा और अफगानिस्तान कहां पहुंचा? अधर में अफगानिस्तान, बीच में लटका है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का हश्र देखिए, देश में तालिबान का विरोध है, कानून व्यवस्था के बुरे हाल है अफगानिस्तान में, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं, न पुलिस है न फौज है, कुछ नहीं। हालात यह है कि पंजशीर में अहमद मसूद का विद्रोह है, मिडिल ईस्ट में आतंकियों का पनाहगाह बन गया अफगानिस्तान। अफगान के खिलाफ पाकिस्तान की आतंकी नीति दुनिया के सामने है, अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था के बुरे हालात हैं। यह है अफगानिस्तान की आज की हालत। आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर अब तालिबान हुकूमत में है, लेकिन तालिबान के सामने चुनौती क्या है, तालिबान के सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। दोनों वॉल पे अगर मैं तस्वीरें दिखाऊं, ग्राफिक्स पहली देखिए जरा। अफगानिस्तान में मौजूद आतंकी संगठनों से निपटना पहली चुनौती है कि आखिर इनसे निपटा कैसे जाए। दूसरी चुनौती तालिबान के सामने कि आईसिस खुरासान आतंकियों की साजिश को नाकाम कैसे किया जाए, ये अब नाक पे दम कर देंगे। तीसरी बड़ी चुनौती, आईसिस खुरासान तालिबान को कमजोर करने की कोशिश करेगा और वो इनकी जड़ें खोद देगा। चौथी बड़ी चुनौती, तालिबान दो मोर्चों पर युद्ध लड़ने की स्थिति में नहीं है, तो आखिर कैसे चलेगा अफगानिस्तान? आईएस आतंकियों के हमले से अफगानिस्तान को बचाना होगा, तो कैसे बचाएंगे तालिबानी जिन्होंने पूरी जिंदगी बम फोड़ा है? ये आखिर बम फूटने से कैसे रोक पाएंगे? अलकायदा के फिर खूंखार होने का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। नॉर्दर्न अलायंस के इलाके शांति से बैठने नहीं देंगे और अफगानिस्तान को आतंकियों का गढ़ बनने से बचाना है और अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता लानी बड़ी चुनौती होगी। ये बड़े चैलेंजेस हैं तालिबान के सामने। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये चैलेंजेस इतना ही नहीं है। दरअसल जिन आतंकियों को छोड़ा है, आपको पिछले दिनों तस्वीरें दिखाई थी, जेलों से आतंकियों को छोड़ा गया, पाकिस्तान ने छोड़ा, तालिबान ने छोड़ा। ये देखिए जरा, ये देखिए, सब जेलों में बंद थे, न जाने कितने सालों से रह रहे थे। तालिबान के आते इनकी लॉटरी लग गई और ये सब जेल तोड़ तोड़ के भागे। इनमें से कौन आतंकी है, कौन हत्यारा है, कोई नहीं जानता। अब ये जब जेल से निकल आए हैं तो बाहर अपराध करेंगे, कोई सुसाइड बॉम्बर, कोई AK-47 लेकर अंधाधुंध गोली चलाएगा। तो सोचिए उस मुल्क की हालत क्या होगी जहां ऐसे आतंकी छोड़े जा चुके हैं। आइए अब मैं आपको बताता हूं, तालिबान एक आतंकी संगठन और एक आतंकी संगठन आईसिस। तालिबान हुकूमत करने जा रहा है, लेकिन आईसिस तालिबान को जीने नहीं देगा। दोनों ही आतंकी संगठन और दोनों में सबसे बड़ी दुश्मनी है। आइए अब आपको दिखाता हूं, देखिए जरा। पहली बार आप देखने जा रहे हैं, दो आतंकी संगठन आपस में लड़ रहे हैं। दो आतंकी संगठन कहते हैं दोनों का काम एक ही है, लेकिन दोनों में आपस में दुश्मनी है। देखिए जरा, तालिबान बनाम आईसिस की लड़ाई। तालिबान अफगानिस्तान तक सीमित है तालिबान, लेकिन मैं आपको दिखाऊं, इसको मूव करेंगे। आईसिस खुरासान दुनिया के कई देशों तक फैला हुआ है। आगे बढ़ाएंगे। तालिबान का मकसद सत्ता हासिल करना है और आईसिस का मकसद दुनिया में खलीफा राज लाना है। तालिबान की स्थापना मुल्ला उमर ने की और आईसिस को बगदादी ने खड़ा किया। दोनों संगठनों की विचारधारा अलग अलग है और तालिबान की आईसिस खुरासान से पुरानी दुश्मनी है। दोनों गुटों के बीच कई मुद्दों पर मतभेद हैं। दोनों सुन्नी संगठन है, फिर भी तकरार है दोनों में। तालिबान ने जिहाद और युद्ध का मैदान छोड़ा है, कतर के होटल में बैठकर समझौते किए हैं और अमेरिका से समझौते से आईएस की नाराजगी है। यह है एक सबसे बड़ी समस्या दोनों के बीच में। लेकिन बड़ी चीज यह है, आप जानते हैं इस सब के पीछे पाकिस्तान है। चाहे तालिबान को शय देना हो या आईसिस खुरासान के ताल्लुक पाकिस्तान से हैं। मैं जानता हूं पाकिस्तान इन सब के पीछे है, लेकिन सोचिए अमेरिका क्या इतना भोला है या अमेरिका ने आंखें मूंद रखी हैं जो आज तक अमेरिका को नहीं समझ आया कि पाकिस्तान की फितरत क्या है। देखिए जरा,
पाकिस्तान आतंकियों का गढ़ रहा है। पाकिस्तान एकमात्र ऐसा मुल्क है जहां से दुनिया में कहीं भी होने वाली आतंकी वारदात का कनेक्शन जुड़ जाता है। कोई धमाका कहीं भी हो, उसका ताल्लुक पाकिस्तान से होगा। बावजूद इसके अमेरिका पाकिस्तान के खिलाफ या तो आंखें मूंद लेता है या इधर उधर की बातें कर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेता है। साल 2001 याद करिए, न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ। अलकायदा का खुखार आतंकी कहां मिला? पाकिस्तान में। एबोटाबाद में अमेरिका ने मार गिराया उसामा बिन लादेन को। पाकिस्तान में रह रहा था, आराम फरमा रहा था, वो भी सेना के बीच में। बावजूद इसके अमेरिका ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, अमेरिका उसकी मदद करता रहा। दूर मत जाइए, लश्कर तैयबा का सह संस्थापक हाफिज सईद कहां रहता है? पाकिस्तान में। हाफिज सईद आतंकी वारदात को अंजाम देता है, खुद उसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया गया है। अमेरिका ने उस पर इनाम रख रखा है। अमेरिका को पता है कि हाफिज सईद कहां है, लेकिन अमेरिका ने आंखें बंद कर रखी हैं। इतना ही नहीं, हाफिज सईद के बाद आगे बढ़िए, इसके अलावा एक और आतंकी जैश ए मोहम्मद का संस्थापक मसूद अजहर। मसूद अजहर पीओके से आतंकी वारदात को अंजाम देता है। 2019 में यूएन ने इसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया, लेकिन पाकिस्तान पर इसका कोई असर नहीं हुआ। मसूद अजहर अभी भी वहीं मौजूद है और अमेरिका देखकर भी आंख बंद किए हुए। कहते हैं आईसिस खुरासान का जन्म अफगानिस्तान के नंगरहार प्रांत में हुआ, लेकिन इसकी असली जड़ पाकिस्तान में है। तजाकिस्तान तक फैला है। पाकिस्तान की वजह से संगठन फल फूल रहा है। अफगानिस्तान के काबुल में कल रात 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और इसका जिम्मेदार आईसिस के है। अमेरिका सब जानता है, फिर भी अमेरिका ने आंखों में पट्टी बांध रखी है। तो बहरहाल उसे तो जगाया जा सकता है जो सो रहा हो, लेकिन जिसने जानकर आंखें बंद कर रखी हो उसे नहीं जगाया जा सकता। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।